So we are live. चलिए हाँ. So we are live now. So hello everyone. I'm Jaspal Singh. I'm teaching for various competitive examination in civil engineering domain for more than 13 years now. अगर हम देखें पिछले 2 साल आप लोगों ने काफ़ी एग्जाम दिए हैं, काफ़ी एफर्ट्स डाले अपनी जॉब को सिक्योर करने के लिए. बट फॉर द लास्ट 2 मंथ्स, यही पिछले 2 महीने हैं जब उन एग्जामों के रिजल्ट आना चालू हुए हैं. एंड आई होप कि आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों ने उन एग्जाम में काफ़ी अच्छी रैंक अचीव करी होगी. एंड अमंग्स यू ओनली वी हैव टू ऑफ द अचीवर्स विद अस. आप लोगों में से ही दो ऐसे अचीवर हमारे साथ आ गए. This month only the result of MPPSC AE was being declared, and we have Ronak Singh and Satyam Patel who have secured rank 3 and rank 2 in their respective department in this examination. So I hope from the journey you'll be able to learn how to apply uh, whatever you have learned over a period of time and secure good marks and good rank in whatever examination you are preparing. इनकी जर्नी से जरूर आपको सीखने को मिलेगा कि कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, ताकि आप जिन भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें और अच्छा परफॉर्म कर पाए. सो आई वुड लाइक यू टू meet and listen to the journey of these two achievers with us. So first of all, I would like to congratulate Ronak and Satyam uh, to join with us and to share your journey with the learners. बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोगों को. आप लोगों ने मतलब फ्लाइंग कलर्स के साथ इतनी बड़ी अचीवमेंट को अचीव किया. सो आई स्टार्ट विद सत्यम. सत्यम, मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ. सत्यम, लर्नर्स को बताइए कि आपका बेसिक बैकग्राउंड का था, कहाँ से आपने स्कूलिंग करी थी, और मतलब कैसे आपने सोचा कि आपको मतलब एमपीपीएससी के लिए तैयारी करनी है. मतलब ये थॉट दिमाग में आया कहाँ से कि नहीं, मेरे को इस एग्जाम की तैयारी करनी है. कहाँ से मोटिवेशन आई थी? यस सर। तो बेसिकली स्कूलिंग मेरी जबलपुर से थी, मध्य प्रदेश जबलपुर से। तो एक्चुअली मैं मेरा बड़ा भाई है, ऑलरेडी वो 3 साल बड़ा है, तो भैया ने सिविल इंजीनियरिंग ली थी। तो एक्चुअली मैं कुछ ऐसा सोचा नहीं था, तो पता था सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बारे में थोड़ी बहुत। फादर और बड़े पापा वो सब ऑलरेडी सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में थे, तो बहुत कुछ आइडिया था। तो मेरे लिए बहुत सूटेबल ऑप्शन था कि मैं इंजीनियरिंग फील्ड चूज करके सिविल इंजीनियरिंग चले जाऊं। तो जब जेई दिया था, तो जेई में उतना अच्छा मार्क्स नहीं आ पाया था, तो क्या नाम से अपना जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज सिलेक्ट किया था। गवर्नमेंट कॉलेज है जबलपुर का, तो वो सिलेक्ट किया, तो उसमें सिविल इंजीनियरिंग मिल गया था आसानी से। तो फिर 4 साल वही किया, क्योंकि पता था सब बैकग्राउंड, गेट का थोड़ी आइडिया था, एमपीपीएससी का आइडिया था, पर ये पता था कि वैकेंसी नहीं आ रही है बहुत टाइम से। मतलब वो जब मैंने एंट्री की थी वो लास्ट ईयर था, 2016 या 2017 लास्ट ईयर था वो जब आए थे। उसके बाद वैकेंसी लगातार 4 साल तक आई नहीं थी, पर ये उम्मीद थी कि इतने साल तक आ नहीं रही, तो अब आएगी अब आएगी अब आएगी, ऐसा करके था। तो ऐसे 3-4 साल हो गए, तो साथ में गेट की प्रिपरेशन चली रही थी। बस ये मोटिवेशन था कि कभी आएंगी तो कर लेंगे, उसमें भी कर लेंगे, कुछ पढ़ाई अलग से तो होती नहीं है। जो गेट के लिए पढ़ रहे हैं वही उसमें आ जाएगा, बस कुछ एक एमपी का एग्जैक्टली. नॉन टेक पोर्शन अलग करना पड़ेगा, तो वो कर लेंगे। बस इतना सोच रखा था, दिमाग में था कि हाँ एमपीपीएससी होगा तो उसको फोकस कर लेंगे, जब आएगा तब देख लेंगे। तो पहले तो गेट की प्रिपरेशन की थी, सेकेंड सेकेंड ईयर एंड से स्टार्ट कर दी थी। तो थर्ड ईयर और फोर्थ फोर्थ ईयर थोड़ी थोड़ी जितना गाइडेंस जहां से मिला, थोड़ी थोड़ी सब जगह से, मतलब ऐसी फोकस्ड कोचिंग नहीं की थी मैंने, पर हाँ थोड़ी नोट्स लेके, कुछ हाफ के लेक्चर, कुछ दूसरे टीचर के लेक्चर लेके, कुछ कुछ मैंने किया था तैयारी। तो फर्स्ट टाइम मैं गेट गेट अटेम्प्ट किया था उस टाइम पे, तो मेरी 1238 रैंक आई थी। मतलब वो ओके. मेरे लिए बहुत थी, मतलब उतनी अच्छी नहीं होती है, पर फिर भी मेरे लिए वो बहुत थी। ऐसा तो बहुत खुश थे। तो पर इतना था कि उस टाइम फिर वो कोविड का टाइम स्टार्ट हो गया, तो मैंने सोचा कि कुछ एमटेक के लिए भर देते हैं, और फॉर्चुनेटली आईआईटी बॉम्बे मुझे इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग से कॉल आ गया था। ओके. तो मैंने सोचा कि कोविड का टाइम है, देख लेते हैं एक बार, एमटेक करके देख लेते हैं। तो एमटेक किया, तो और साथ में था कि हाँ कुछ गेट करके अभी कुछ और वैकेंसी तो आ नहीं रही थी वो टाइम, तो और ऐसा हो गया था कि अब बिल्कुल तो बिल्कुल. बिल्कुल ही नहीं आने वाली हैं। तो उस टाइम फिर सोचा कि चलो एमटेक कर लेते हैं, जो होगा अगर कुछ होगा तो वहां से प्लेसमेंट उठा के कुछ कर लेंगे, ऐसा करके कर लेंगे।
पर ये भी था कि साथ साथ में गेट के थे, क्योंकि पीएसयू तो आएंगे, ये कंफर्म था कि पीएसयू तो आएंगे। तो फिर मैंने तैयारी की, तो सेकेंड टाइम गेट दिया था, साथ में एमटेक का चल रहा था। तो एमटेक जब फर्स्ट सेमेस्टर ब्रेक हुआ था, तो 1.5 मंथ मिले थे गेट के, और इसके लिए मिल गए थे। तो ओके। बेसिक्स क्लियर थे मेरे, तो ये पता था कि मैं कर लूंगा। तो 1.5 महीने अच्छे से, थोड़ी अच्छे से तैयारी की, तो ठीक ठाक रैंक आ गई थी मेरी, 290 रैंक आ गई थी। ओके, तो तो उस 1200 से उसमें 290 आ गई। हाँ 290 रैंक आ गई थी। तो और फॉर्चुनेटली, मतलब किस्मती कहना चाहिए कि उस टाइम आईयूसीएल ने भी बम्पर वैकेंसी निकाल दी थी। अच्छा। अप्रोक्स 130 फॉर सिविल के लिए आ गई थी। तो 130 वैकेंसी सिविल के हिसाब से बहुत ज्यादा है एक्चुअली में, बाकी डिपार्टमेंट की तो आती है, पर पीएसयू में सिविल हम्म। के हिसाब से ज्यादा थी। तो वो मेरा 2021 का, जब 3 सेमेस्टर पूरे हो गए थे एक्चुअली आईआईटी बॉम्बे के, तो यहाँ से कॉल आ गया। इंटरव्यू भी दे आए थे, फिर पता नहीं था एक्चुअली में आईयूसीएल वो नहीं डिस्क्लोज नहीं करता वैकेंसी, तो आइडिया नहीं था कि कहाँ तक पहुंच जाएंगे। तो एकदम से आ गया। तो फिर वो आईआईटी बॉम्बे का पोस्ट ग्रेड लेके, 1 साल वाला डिप्लोमा डिग्री लेके, यहाँ पर आईयूसीएल में शिफ्ट कर गए थे। तो अच्छा। 2020 2021 दिसंबर में, 12 दिसंबर को मेरा ज्वाइनिंग हो गया था आईयूसीएल में। ओके। और उसी के साथ एम एम एमपीपीएससी का वो आ चुका था। उसके बीच में मैं सॉरी बताना भूल गया, बीच में एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया था। वैकेंसी थी ओनली 72 थी। तो एक वो सबके मन में था कि बहुत कम वैकेंसी, पर मुझे थोड़ी लग रहा था कि एमपीपीएससी में शायद ये फर्स्ट टाइम हो रहा, बहुत टाइम बाद, तो कंपटीशन शायद कम होगा, शायद कम। कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा था कि शायद कर जाएंगे, शायद कर जाएंगे। तो वो भी तैयारी शुरू कर दी थी। टेक्निकल थोड़ी ठीक ठाक हो चुका था। नॉन टेक का था, नॉन टेक की गाइडेंस बहुत जगह से मिल गई थी मुझे, अन अकेडमी से ही मैंने पढ़ा था एक्चुअली, मैं नॉन टेक का। अच्छा। और बहुत सारी चीजें मुझे मिल गई थी नॉन टेक की। तो नॉन टेक का पता था कि कर लेंगे, और बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा था कि हाँ हाँ कंपटीशन कम है, कंपटीशन कम है, हो जाएगा हो जाएगा। कितनी भी कम वैकेंसी हो, हमें तो एक ही चाहिए, टॉप में कुछ आ बिल्कुल। जाएंगे, कुछ करके आ जाएंगे तो आ जाएगा। किस्मत से जिस दिन 14 नवंबर को 2021 को इसका एग्जाम हुआ था, तो वो जब दे रहे थे, तो लग गया था कि अच्छा गया है एग्जाम। बाकी लोगों का नहीं आइडिया था, लेकिन मुझे ये पता था कि जितना मैं कर सकता तो उतना कर दिया है। तो संतुष्ट थे पूरी तरीके से कि एग्जाम से, तो लग रहा था कि कुछ अच्छा होगा। फिर फ्रेंड सर्कल में और जो जितने लोग थे उनसे डिस्कस किया, तो समझ में आया कि हाँ अच्छे नंबर आ रहे हैं, ठीक ठाक नंबर आ रहे हैं। मेरे 298 आ रहे चलो। थे उसमें। चलो। दो टू नाइनटी मतलब, एट में लग रहा था कि ठीक ठाक। यस। हाँ, मतलब दो तीन बातें आपने बहुत ही अच्छी हाईलाइट करी यहाँ पे, कि जो मैं रिपीट भी करता रहता हूँ बाकी लर्नर्स के साथ, कि अगर हम गेट की तैयारी कर रहे हैं तो और किसी एग्जाम की सेपरेट तैयारी करने की जरूरत नहीं है। सेम ही होता है जैसा आपने बोला कि आप गेट की तैयारी कर रहे थे और इन बिटवीन एमपीपीएससी आ गया, तो आपने वहां पर भी अप्लाई किया और यू हैव केम अप विद द फ्लाइंग कलर्स। दूसरा आपने ये बोला कि सीटों से फर्क नहीं पड़ता, हमें अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए, हमें तो बस एक ही सीट चाहिए। तब काफी लोग बोलते हैं सर ये बस बोलने वाली बात होती है, जब सीटें ज्यादा होती है तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। हाँ बिल्कुल, साइकोलॉजी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, बट एट एट द एंड ऑफ द डे कि आपको तो एक ही सीट पे फाइट मारनी है। तो अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए और उसको आगे लेके जाना चाहिए। तो ये दो तीन बातें बहुत ही आपने अच्छी पॉइंट करी लर्नर्स के लिए। रौनक, मैं आपकी तरफ बढ़ूंगा। पहली चीज, ये रैंक लाके, मतलब जब आपने रिजल्ट देखा अपना कि भैया आप टॉप 5 में रैंक आई है हमारी, कैसी फीलिंग थी? सर पहले तो मुझे यही नहीं मतलब समझ में आया कि मेरा ही नाम है कि और किसी का है। क्योंकि मेरे लिए बहुत मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट मैं मानूंगा इसको, बस आप लोगों के सपोर्ट से सर। जो भी है हम तो ठीक जो भी, क्योंकि मैं हमेशा से ही बहुत ही एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ पूरी स्कूलिंग पूरे कॉलेज में। बस हो गया इसमें सर हो ज्यादा गया। कुछ तो फीलिंग्स नहीं आई, कुछ समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया, बिल्कुल ऐसा वो मोमेंट आता है कि कुछ आता ही नहीं है, दिमाग के अंदर ब्लैंक हो जाते हैं। जी अच्छा, सर। आपने सोचा कैसे कि आपको एमपीपीएससी का एग्जाम देना है? सर ऐसे अगर मैं बताऊं अपना, तो मेरी स्कूलिंग सीधी से हुई थी। और मैंने कॉलेज अपना 2012 में इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी बंसल से। 2013 में मैंने ज्वाइन किया था आरईएस डिपार्टमेंट में एज ए सब इंजीनियर संविदा। अच्छा। संविदा वैकेंसी जो होती है बीआरबीएफ स्कीम में मुझे मिला था पोस्टिंग। तो 2015 जून में वो स्कीम बंद कर दी गई केंद्र सरकार की ओर से, और हम लोगों को निकाल दिया गया।
अच्छा। तो जून में मैं खत्म किया हूँ, मतलब जो निकाला मुझे, जुलाई से मैंने तुरंत मेडिजी ज्वाइन की, 1 साल कोचिंग की। अगले साल अप्रैल 2016 में यूपीपीएससी यही का पेपर था, वो पेपर दिया। नंबर ठीक ठाक थे, मतलब तो 420-30 के आसपास नंबर बन रहे थे। पिछले साल का कट ऑफ 395 था। अभी इंटरव्यू भी नहीं हुआ था, तो रिलैक्स हो गया था आदमी। और इस एग्जाम ने मेरा इतना नुकसान किया, 2019 में जब रिजल्ट आया तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद पूरी तरह से, मतलब क्योंकि मुझे करना यही था, जॉब ही, और पीएससी, मतलब कम से कम पीएससी की जॉब करनी थी। घर में बिजनेस का बैकग्राउंड था। घर वालों ने, मतलब पिताजी ने सपोर्ट हमेशा किया, कभी ये नहीं कहे कि नहीं तुम ये करो। बस देख के हमारे सीनियर, जब हम आरईएस में थे तो बस सीनियरों को देख के कि नहीं हमें भी अब यही निकालना है, हम भी एसडीओ बनेंगे, उस हिसाब से बस यहीं से थोड़ा मोटिवेशन था। और एक हमारे सब इंजीनियर थे पीडब्ल्यूडी के, उन्होंने शुरू में बहुत मेरे को कहा कि नहीं नहीं तुम कर सकते हो, तुम क्यों नहीं करते, तुम ये सब छोड़ो। काफी राम निवास गुप्ता जी हैं हमारे, हम्म। तो यही हैं कुछ लोग जिन्होंने मोटिवेट किया। बाकी पढ़ाई लिखाई में मैं हमेशा से बहुत एवरेज रहा हूँ। मैं आजकल सबके देखता हूँ तो कोई आईआईटी से है, कोई अपने स्कूल का टॉपर रहा, कॉलेज का टॉपर रहा था। मेरी डिग्री 59.72 की थी। मैं बट किसी पीएसयू अल्टीमेटली में फॉर्म नहीं भर अल्टीमेटली सकता प्रूव हो था। गया ना कि वो आईआईटी का टैग और एनआईटी का टैग मैटर नहीं करता, वो अपना हार्डवर्क ही मैटर करता है। एट द एंड ऑफ द डे आपको पेपर क्लियर करना ही पड़ेगा। आईटी एनआईटी उस समय हेल्प नहीं करती। ये भी बहुत बहुत बड़ा डाउट रहता है बच्चों का। सर जैसे आपने बोला, मैं कॉमन स्टूडेंट हूँ, एवरेज स्टूडेंट हूँ, मेरे साथ वाले लोग आईआईटी से पढ़ रहे हैं, एनआईटी से पढ़ रहे हैं, इंग्लिश बोलते हैं, तो सर मेरा तो कोई चांस ही नहीं बनता। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप मेहनत कर रहे हो, अगर आप डेडिकेटेड हो, तो सिलेक्शन आसानी से मिल सकता है आपका। अच्छा, हम आगे बढ़े और अभी से एग्जाम के ऊपर फोकस डालें, क्योंकि अभी वापस काफी सारे लर्नर्स का इंटरव्यू वापस शेड्यूल्ड है। अभी रिजल्ट ही आया है इस मंथ में ही। तो अगर हम इस एग्जाम के पैटर्न को डिस्कस करें शुरुआत से ही, तो मेरे ख्याल से 3 स्टेजेस हैं इसके अंदर। देयर आर 3 स्टेजेस इन दिस। तो अगर हम बात करें प्रीलिम्स की, सो प्रीलिम्स के लिए आप क्या स्ट्रेटेजी बताओगे सत्यम, लर्नर्स को, कि किस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए अगर कोई भी कैंडिडेट प्रिपेयर कर रहा है एमपीपीएससी के लिए फॉर प्रीलिम्स? सर, जो मैंने प्रीलिम्स के लिए स्ट्रेटेजी बनाई थी, तो मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, ज्यादा कुछ नहीं। आपकी नोट्स और प्रैक्टिस के लिए इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं लगाया। बस वही मैंने कम से कम 5-6 बार लगाया था, और कुछ नहीं लगाया था। ओके। बस ये था कि टाइमिंग मेंटेन कर दी थी हर चीजों की। दिन को 3 पार्ट में 3 सिटिंग अपनी बनाई थी। एक सिटिंग जीएस की थी, 2 सिटिंग सिविल 1 सिविल 2 करके ओके। सब्जेक्ट बांट रखे थे मैंने। मतलब इसके लिए हम ईएससी के पीवाईक्यूज के ऊपर फोकस दे सकते हैं। लेवल अप्रोक्सीमेटली सेम ही आता है प्री का, इसका जी। एमपीपीएससी का अच्छा यस। लेवल होता है, तो ईएससी के लेवल से मैच कर जाता है ये। जी ठीक है। अगर हम बढ़े आगे मेंस की तरफ, मेंस में किन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस होता है? थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा होता है या न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा होता है? सर, नहीं सर, इसमें ट्वेंटी एमपीपीएससी में मेंस अब नहीं है ना यस सर। पैटर्न इसका। अच्छा, इसका मीन्स पैटर्न ही पूरा चेंज खत्म कर हो दिया? गया। जी, इस खत्म बार कर का दिया। हाँ, पैटर्न चेंज पैटर्न हो गया। चेंज हो 2000 गया। 2014 के अंदर मेंस एग्जाम था। जी सर। मतलब आप ट्वेंटी लोगों का तो, सेवनटीन ट्वेंटी हाँ सिक्सटीन में भी मेंस हुआ था सर। ये फर्स्ट हाँ, टाइम है जब विदाउट मेंस हो रहा है इसका एक्चुअली। मतलब आप लोगों की लॉटरी लगी है इसके अंदर, कि बिना बिना मेंस के यस सीधा। सर वही है, हाँ, लॉटरी ये यही है बस। ये मतलब गोल्डन चांस वाला मिल गया आपको, कि बिना मेंस के ही पहली बार पैटर्न चेंज हुआ था इसमें। पहली बार पैटर्न चेंज हुआ था बस। इसका। क्योंकि जब मैंने दिया था तो मेरे को ध्यान है कि उस समय भी मेरे मेंस का लिखा था एग्जाम। यस सर। चलो, बहुत बढ़िया। यस तो अगर हम इंटरव्यू की तरफ बढ़े, मतलब जैसे अभी इंटरव्यू है लोगों का, जी तो इंटरव्यू के लिए अगर हम स्टार्ट करें, सबसे पहली चीज जो ध्यान में रखनी चाहिए वो क्या होगी सत्यम? सर, सबसे पहले इंटरव्यू के लिए ध्यान रखना चाहिए कि पहले ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे मार्क्स इतने आ गए हैं तो मेरा हो ही जाएगा। ये पहले से नहीं सोच के रखना है सर। सबसे पहले तो प्रिपरेशन करनी है आपको। कहीं किसी के सामने करें, कोई किसी का गाइडेंस प्रोग्राम लें, मेरे हिसाब से करनी ज्यादा बेटर रहता है। मतलब आप करेंगे तो ज्यादा बेटर ही आपको मिलेगा। तो पहला रहता है कि जो, अगर, क्योंकि कई लोगों का होता है कि फर्स्ट टाइम ही इंटरव्यू दे रहे होते हैं, तो मुंह से बिल्कुल। आवाज ही नहीं निकलती है किसी के सामने। सबसे बड़े, हमें सब पता है लेकिन हम बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं उस टाइम पे। वो हमें सिविल सब के लोगों के पता है। साथ होता ही है ऐसा। हाँ सर, सिविल के साथ होता है क्योंकि इतना ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पाता है बाकी बिल्कुल। फील्ड में। तो ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, कुछ सोचना बंद कर देते हैं कि सामने क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हमें बनता है लेकिन हम सोच ही नहीं पा रहे हैं जो
तो इसलिए अगर हम थोड़ी प्रिपेयर स्टार्टिंग में कर लेते हैं बेसिक बेसिक नॉलेज के साथ। मैंने इंटरव्यू में सर ये बात गौर की थी कि इंटरव्यू इस दो तीन टाइप का चला था सर, तीन टाइप के लोगों के लिए था। एक टाइप के लोग ऐसे थे जिनका अभी जो जिसने एमटेक कर रखी है, एक टाइप के लोग थे जो अभी जॉब कर रहे हैं, और तीसरे टाइप के लोग थे मतलब जिसने अभी कुछ नहीं किया, जो प्रिपरेशन करके ही डायरेक्ट आ रहे हैं। तो हम्म। तीन टाइप में ऐसा चीज जो जनरल सबका मानना था कि अगर आप डायरेक्ट आ रहे हैं तो क्वेश्चन पूरे टेक्निकल नॉर्मल आपके सब्जेक्ट टाइप के से, सब्जेक्ट से सोम से थे, सॉइल से थे, मतलब उतने हाई लेवल उतना नहीं जा रहा था, मतलब मतलब उनको पता है कि थियोरेटिकल, जो आपके हाँ थियोरेटिकल पूछा जा रहा था जो किताबों से पूछ लिया जाता है बस। थ्योरेटिकल, एग्जैक्टली एग्जैक्टली जो आपने पढ़ा है मतलब वही पूछा जा रहा था जो आप पढ़ के यहाँ तक पहुंचे वो। लेकिन अगर एक आप एमटेक कर रखा है और आपने मेंशन किया हुआ है तो वो फिर थीसिस की तरफ जा रहे थे, उनका 90% थीसिस और हॉबीज पे चल रहा था। तो वो और क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा था सर, ये समझ में आया था पूछ के, तो वो लोग उसमें काफी डीप पूछ रहे थे, उनको अच्छा खासा नॉलेज रहता उस टॉपिक का। फिर तीसरे नंबर पे वो लोग थे जिनसे जॉब कर रहे थे, तो उनका 90% जॉब पे चला था, उनको जॉब पे बेसिक चला क्वेश्चन था। कम पूछ रहे थे, जॉब का ही पूछ रहे थे वो कि आपको जॉब का कितना नॉलेज है। तो जॉब से उनको अगर मतलब आप को ऐसा जॉब कर रहे हैं जिनके बारे में उनको नॉलेज है तो वो अच्छे से पूछ ले रहे थे। जैसे मेरे एक पैनलिस्ट थे, मैं आईयूसीएल में पाइपलाइंस में हूँ, तो उन्हें बीपीसीएल में कुछ टाइम ट्रेनिंग कर रखी थी, तो उनने काफी कुछ पूछ किया था जो मैंने सोचा भी नहीं था। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं तो सोच के रखिए कि आपका 90% उसी में जा रहा है, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट भी हो सकता है कि आपको पता है कि आपको कौन से क्वेश्चन पूछे कौन से जाने क्वेश्चन वाले पूछे हैं। जाएंगे। मतलब जो जो हमारा बैकग्राउंड है करंट, अगर तो हमने बीटेक करी हुई है तो बीटेक से जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है या जो सब्जेक्ट के क्वेश्चंस है, मास्टर्स कर रखी है तो जो हमारा रिसर्च टॉपिक होगा वहां से, और अगर हम जॉब में है तो हमारा जो जॉब का पोर्शन है उसके ऊपर एम्फेसिस चला जाता है। और होना भी चाहिए ऐसा, कि ऑब्वियसली हमें सारी चीजें तो पता हो नहीं सकती, तो जो करंटली आप कर रहे हो उसको कितनी अच्छी तरह जानते हो, यही एग्जामिनर हमसे पूछना भी चाहता है। रौनक, अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरव्यू में आपका इंटरव्यू कैसा गया था, मतलब कैसा फील था इंटरव्यू का, कि मतलब पहली बार मेरा नर्वस हुए या नहीं हुए? इंटरव्यू रौनक। सर इंटरव्यू मेरा अच्छा गया था, मतलब एबव एवरेज था। इंटरव्यू से ही थोड़ा खुश था मैं, क्योंकि हालांकि शुरू तो मेरा इंटरव्यू काफी खुश मजाक के साथ हुआ था। प्री स्कूलिंग मेरी सरस्वती की थी, तो उन्होंने जो चेयरमैन थे उन्होंने सबसे पहले पूछा कि भोजन मंत्र आता है आपको। अच्छा, अब ये हिंदी में, बहुत, हिंदी में बात करी थी आपने, इंग्लिश में बात करी थी? काफी हिंदी लोग में सर, पूछते हैं। हिंदी में दिया था मैंने तो सवाल। कोई अब जैसे दिक्कत नहीं जो होती हिंदी टेक्निकल, इंग्लिश से? टेक्निकल जो क्वेश्चन है उसके तो इंग्लिश में देने वो पड़ते तो हैं हम सर। नॉर्मली इंग्लिश बोलते ही हैं, पर नॉर्मल हम तो हिंदी में बात कर सकते नॉर्मल हैं। कन्वर्सेशन तो मेरा पूरा हिंदी था। मैंने बताया था कि जैसे जॉब जॉब यहाँ राजघाट प्रोजेक्ट में हूँ मैं, तो फिर सबसे पहला मतलब मेरे से तो सब्जेक्ट वाइज करके कम से कम 6-7 सब्जेक्टों से एक एक करके पूछा था, और करीब करीब 45 मिनट चला था इंटरव्यू। अच्छा। तो इन्वायरमेंट, जब जैसे पीएचई का था तो अपना डब्ल्यूटीपी बन रहा है, यही सारी चीजें, तो इन्वायरमेंट से शुरू किए, डीपीआर कैसे बनता है, क्या होता है, डीआई पाइप, एचडीपी पाइप क्या है, हर चीजें। फिर उसके बाद सर्वे आए, फिर हाईवे पे आए, फिर सोम पे आए, ऐसे ऐसे करके सारे सब्जेक्ट। मेन चीज क्या था सर, ये मेरा चौथा इंटरव्यू था पीएचसी का, हर बार कुछ ना कुछ नंबरों से रहता था। तो कमी मेरे साथ ये होती थी कि जनरल स्टडीज मेरी हमेशा से कम रहती थी, मतलब ठीक है अच्छा। पढ़ते नहीं थे, तो वहीं पे फंसता था आदमी, तो वहीं कुछ नंबर कम होते थे। इस बार किस्मत अच्छी ये थी कि 3 जुलाई को एमपीपीएससी का दूसरा 2021 वाला पेपर था, एमपीजी के पढ़ा हुआ था, करंट अफेयर्स पढ़ा हुआ था। तो इन सब चीजों में मुझे प्लस पॉइंट मिला कि मेरा ये कहूँ कि 30% वेटेज जो था जीएस के क्वेश्चंस का था। अच्छा, मैं 30% जीएस के राजघाट क्वेश्चन थे। प्रोजेक्ट में हूँ, तो एमपी के पूरे डैम्स, कितने डैम्स हैं, कौन कौन से हैं, कैसे, अब सब कुछ पढ़ा हुआ था उस टाइम एमपी जीएस के पेपर के लिए। तो हर हम्म। चीजें अच्छे से हो गई थी उसमें, बस वहीं पे प्लस पॉइंट था। बाकी टेक्निकल तो हमेशा वैसा ही था। बट जीएस जो भी था वो एमपी से रिलेटेड था, एमपी से मतलब रिलेटेड था सर, एमपी और से करंट रिलेटेड अफेयर जीएस। जो भी एमपी में चला, जैसे उस टाइम केन बेतवा रिवर लिंक का प्रोजेक्ट का वहां से पार्लियामेंट से मंजूरी मिल गई थी उसको, तो उसके बारे में जानकारी, मतलब सवाल उठ गए थे उसके। और अच्छा। कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह से कुछ सवाल, ऐसी बड़े रैंडम सवाल पूछ दिए थे उन्होंने। तो लेकिन ये था कि पढ़ा हुआ था तो उस टाइम बन गया, आज भले ही नहीं बनेगा वो। पर उस चलो ठीक टाइम है।
जी जी। चलो। अरे एक कॉमन डाउट ये भी होता है, जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा होता है, जो भी लर्नर प्रिपेयर करता है, कि यार ये जो टॉपर लोग होते हैं यार, ये ऐसा कैसे पढ़ते हैं कि इनकी रैंक आ जाती है, मतलब ऐसा क्या टाइम टेबल फॉलो करते हैं, कैसे अपने टाइम को मैनेज करते हैं, हमारे पास भी इतना ही टाइम है, इन्होंने कैसे सिलेबस पूरा कर लिया। तो सत्यम, आप क्या बोलेंगे बाकी लर्नर्स के लिए, मतलब क्या आपका क्या टाइम शेड्यूल रहता था, आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते थे? टाइम शेड्यूल तो मतलब पढ़ाई मैंने उतनी नहीं की, मतलब सच बोलो कि 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे ऐसे ऐसे उतना। मत बोलो, पढ़ना छोड़ देंगे ये। सर मैं सच बता रहा हूँ, बस हाँ कि मेरा रेगुलर बहुत था। मैंने सेकेंड ईयर एंड से मैंने स्टार्ट कर दिया था, तो कभी ये नहीं हुआ था कि 10-15 दिन का गैप हो गया हो। वैसा कभी नहीं हुआ, मेरा कंटिन्यूअसली हुआ। और मतलब ऐसा है कि 5 to 6 आवर्स मेरा रहता था, मतलब इतना था कि 5 to 6 आवर्स की बैठ जाते थे, मतलब कुछ ना कुछ पढ़ के इतना ही पढ़ पाया था सर मैं तो। और बेसिकली मुझे पता था कि क्या पढ़ना है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको पता हो कि आपको क्या पढ़ना है। तो मुझे एग्जैक्टली। मुझे पता था कि मुझे इतना ही टॉपिक करना है, मैं थोड़ी ज्यादा वास्ट में नहीं जाता। मतलब मेरा रहता है कि मैं कन्फाइन रखूं अपनी चीजों को, कि हाँ मुझे पहले से नॉलेज है कि मैं किस एग्जाम की तरफ जा रहा हूँ, तो उतना पता है कि हाँ इतने से ही आ सकता है। हर पेपर का एक वो होता है सर, हम देख सकते हैं कि कितना वो पूछ रहे हैं, तो हम उस हिसाब से तैयारी नहीं, की डीप थी में मैंने, पूछ रहा उतना हूँ। ज्यादा मतलब। हाँ तो सर, तो मैंने उतना ही किया था बस, 5 to 6 आवर डेली किया था, कभी गैप नहीं किया बीच में। और हो गया सर, फॉर्चुनेटली वो हो गया ऐसा समय। ठीक है। अच्छा रौनक यार, अपना सिविल का सिलेबस है ना, इतना वास्ट है कि मोस्टली लर्नर यार एक चीज पढ़ता है, दूसरी चीज भूल जाता है। एनवायरनमेंट यस खत्म सर। होती है, इतनी लंबी है, वो दूसरा चालू हो जाता है सॉम, फिर सॉम चलती है इतनी लंबी, तब तक एनवायरनमेंट गायब हो जाता है। तो मतलब ये एक कॉमन डाउट होता है कि सर याद नहीं रहता, मतलब समझ में आ गया जब आपने पढ़ाया, हमने जी जब जी। पढ़ा तब भी समझ में आ गया, कि इतने सारे सब्जेक्ट हम याद कैसे रखें। तो आप क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करते थे, मतलब कि आपको ये सारी चीजें याद रहें कंसाइज फॉर्म के अंदर, और आप उसको बहुत जल्दी रिटेन भी कर पाओ पेपर में, क्योंकि पेपर में तो सारा गेम है टाइम का, कि मतलब वो मेरे दिमाग में इंस्टेंटली आ भी जानी चाहिए। तब आप इस चीज को कैसे डील करते थे? सर मेरे साथ सबसे बड़ी यही समस्या है कि मुझे याद नहीं रहता। मुझे लोगों के नाम नंबर नहीं याद रहते हैं, तो ये तो बहुत बड़ी चीज है। सिर्फ एक चीज थी, दो चीज, प्रैक्टिस और रिवीजन। रिवीजन। रिवीजन करते थे, टेस्ट सीरीज देते थे, बस यही था सर, डेली ये करना ही था। टाइम स्लॉट था कि नहीं वो करना है। पढ़ाई छूट जाए, टेस्ट सीरीज और जो पढ़ा हुआ है वो नहीं छोड़ना, चाहे मोबाइल में दे दें, चाहे घर पे हैं तो लैपटॉप पे दे दिए, लेकिन देना जरूर है। बस रूटीन डेली का होना चाहिए, तो रिवीजन रेगुलरिटी मतलब रिवीजन लगती इज है द बस। की, डेली रिवीजन इज द रिवीजन की। इज द की सर, वही चीज। मतलब नया टॉपिक छूट जाए चलेगा, पर जो चीज आपने पढ़ ली है पढ़ी है। उसका रिवीजन नहीं छोड़ना। जी सर, वो नहीं भूले, जो आपने पढ़ लिया वो नहीं भूले। चलो, एक और भी कॉमन क्वेश्चन होता है हमारे लर्नर्स का, कि सर सर नोट्स बनाए या नहीं बनाए, सर शॉर्ट नोट्स बनाए या नहीं बनाए, या नोट्स बनाने का तरीका क्या होना चाहिए। अभी तो क्या है, पहले जैसे ऑफलाइन क्लासेस होती थी तो मजबूरी में नोट बना लेते थे, अब तो सर बैठे हुए हैं हम सिस्टम के पीछे, आप पढ़ा ही रहे हो, नोट्स अवेलेबल है। तो आपके हिसाब से कितने हद तक मतलब नोट्स बनाना, क्योंकि कई लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि अगर हम खुद अपने हाथ से लिखते हैं तो ज्यादा टाइम तक वो चीज याद रहती है, एक इंप्रेशन रहता है माइंड में कि हाँ हमने लिखा हुआ है, या अगर नोट्स लिखते हैं तो स्पीड भी बन जाती है उससे, क्योंकि एग्जाम में स्पीड मेंटेन करनी होती है तो प्रैक्टिस हो जाती है लिखने की। सो आपके हिसाब से क्या मतलब स्ट्रेटेजी होनी चाहिए नोट्स के रिगार्डिंग, मतलब नोट्स नहीं है तब भी काम चल जाता है, या नहीं नोट्स बनाने ही चाहिए? सर मैंने आज तक कभी भी ना तो स्कूल में ना कॉलेज में, इवन कोचिंग में, आपके सारे नोट्स मेरे पास पीडीएफ ही पड़े हैं, मैंने तुम तो उसी से मेरी पढ़ाई तरह ही की हो। है। मैंने सिर्फ प्रैक्टिस की है और कुछ नहीं किया है। बिल्कुल। अब ये कहते हैं सबका अपना अपना तरीका होता है लर्निंग का, सीखने का, मुझसे लिखा नहीं जाता है एक। मैंने लास्ट टाइम जो सबसे ज्यादा लिखा है, मुझे याद है कि गुजरात इंजीनियरिंग सर्विसेज का मेंस था, तो उसके अच्छा। लिए मैंने एक महीने सिर्फ लिखा था, और इतना मोटा रफ था, उसको मैंने भर डाला था 15 दिन में। फिर वो दे भी नहीं पाया मेंस, क्योंकि एमपीपीएससी की डेट आ गई उसके एक दिन बाद वहां था। तो फिर गुजरात वाला छोड़ दिया था मेंस, मैंने ये वाला दिया था जिसमें सेलेक्ट हुआ मैं। ओके। पर मुझे नहीं मतलब लगता आप सर। आपके हिसाब से अगर नोट्स नहीं भी बनाए तो चलता है? नोट सर लिखा है अगर, तो आप तो उसको फिर से लिखने की क्या जरूरत है। बिल्कुल। सत्यम, आप क्या कहते हैं? सर जी सर। मेरा थोड़ी डिफरेंट पर्सपेक्टिव है इस चीज मैं में। कहता मैं हूँ कि ये नोट्स बोलूंगा, अगर लिखा हुआ है, किसी ने लिख के दे दिया, तो अब हम उसको मैं फिर से लिख के क्या करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी इसी ट्रैक पे चलता था कि नोट्स लिखा हुआ है, मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं उसके अंदर, बट हाँ, काफी लोगों का होता है कि खुद लिखें तो क्या ज्यादा टाइम तक रिटेन सबका रह पाती है सीखने चीजें। का तरीका अलग अलग होता अलग है। अलग होता है, बिल्कुल।
सत्यम मेरा क्या कह रहे यही थे आप? मानना है, पर्सनली आपको देखना चाहिए आपको कैसे याद रहता है या क्या आपको अच्छा लगता है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मेरा ये मतलब है कि मतलब हम लोग ऑनलाइन का टाइम, मतलब सर ऑनलाइन तो अभी स्टार्ट हुआ, मतलब पिछले 3-4 साल से। बचपन से हम लिख के ही लिख के याद बड़े, ट्वेल्थ कर। तक तो, कॉलेज तक तो हमने लिखा, ऑनलाइन तो अभी आया रिवॉल्यूशन एकदम से, मतलब उससे पहले लिख के हुआ था, तो माइंड पे ऑलरेडी सेटअप था, तो मैंने अपने माइंड को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, तो मैंने तो नोट्स बनाए थे प्रॉपर। हाँ, एक चीज मैं इसमें मेंशन करना चाहूंगा कि सर, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो मेरे हिसाब से मन में करने की जगह एक बार आप लिख के करो तो उसकी एक्यूरेसी ज्यादा बढ़ती है, मैंने ऐसा ये देखा है। जब मैं गलतियां अपने, होने के चांसेस कम हो जाते हैं। कम होते हैं सर, जब मैं नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता हूँ, कोई भी डीपीआर किस भी चीज से सॉल्व कर रहा होता, तो एक क्वेश्चन अगर मैं मन में सॉल्व जल्दी में करने की कोशिश करता हूँ ना, हो सकता है उसका आंसर 2 या 3 बार में लाऊं, लेकिन मैं अगर समझ समझ के थोड़ी स्टार्टिंग में धीरे धीरे करूँ तो वो आंसर एक बार में आ जाता है और इफेक्टिव टाइमिंग उसमें कम ही लगेगी। तो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत लिखा हुआ है, सच अच्छा, बात ये है। मतलब आपने काफी टाइम लगाया है क्वेश्चन सॉल्व करने में और नोट्स बनाने में। अच्छा, शॉर्ट नोट्स भी बनाते थे क्वेश्चन आप? सॉल्व ये भी करना अभी? तो शॉर्ट नोट्स मैंने कभी नहीं बनाए सर, मैंने सिर्फ अरे नोट्स तुमने बनाए, तुमने शॉर्ट तो नहीं नोट्स बनाए मुझे। होंगे, मुझे पता है। सर तुमने। मैं ऐसा करता था कि पेपर एग्जाम जैसे 30 दिन बाद है, तो मैं हम्म। 30 दिन के पहले एक बार अपना सिलेबस खत्म कर लूंगा और उस 30 दिन में क्विक रिवीजन करूंगा उसी चीज को जल्दी जल्दी पढ़ के। तो मैंने शॉर्ट नोट्स कभी नहीं, मैं तो सोचता था जितना है वो पूरा शॉर्ट नोट्स ही है मेरे पास, शॉर्ट नोट्स, ये उससे बिल्कुल शॉर्ट सही नहीं बात है। कर रहा हूं। यही बिल्कुल था सही सर बात है। मेरा। देखो, अभी तक तो हम डिस्कस कर रहे थे कि कौन कौन सी चीजें करनी चाहिए, मतलब रिवीजन करें, नोट्स बनाएं, नहीं बनाएं, क्या हमारा टाइम टेबल होना चाहिए। अब मैं इस चीज के ऊपर भी फोकस डालना चाहूंगा कि ऐसी कौन सी कॉमन गलतियां हैं जो हम करते हैं, जो आप लोगों ने करी और बाकी लोग नहीं रिपीट करें उसे, क्योंकि ऐसी बहुत सारी गलतियां करी होंगी आपने, और अब आके लगता होगा नहीं यार, अगर मैं ये चीज नहीं करता तो हो सकता है यार मेरी और अच्छी रैंक आती, या मैं और ज्यादा तेजी से पढ़ पाता, या मेरा सिलेक्शन पिछली बार ही हो पाता, पिछले एग्जाम में हो जाता। तो ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे, और बाकी लर्न और कॉमन मिस्टेक्स होती है वो हमारी। तो रौनक, आपके हिसाब से ऐसी कौन सी गलती है जो बाकी लोगों को नहीं करनी चाहिए अपने एग्जाम्स के अंदर? जी सर, मिस्टेक्स तो काफी होती हैं, लेकिन एक जो मेरे साथ ब्लंडर हुआ था सबसे बड़ा, वो मैं बताता हूँ। अगर उसको शॉर्ट में बताएं तो वो होता है कि पूरा सिलेबस कवर ना करना। ये मिस्टेक है। अब मेरे साथ क्या हुआ था, यूपीपीएससी 2016 वाला जो एग्जाम दिया था मैंने, उसमें मैंने इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग पूरी तरह से छोड़ दिया था। मैंने उस सब्जेक्ट को पढ़ा ही नहीं था। उसके पीछे रीजन ये था कि जब आपका क्लास आया था, 10-10 घंटे की क्लास होनी थी, उसमें मेरा एक पेपर होना था यूपी लखनऊ में। मैं 3-4 दिन लग गए जाके वापस आने में, इतने में सिलेबस खत्म हो गया इन्वायरमेंट का। अब मैं वैसे ही 3-4 साल से छोड़ा हुआ था पढ़ाई, मुझे हवा ही नहीं लगी कुछ। नोट जब हम खरीदे कहीं से, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, छोड़ो, जो हुआ वो करो। वही था मेरा कि जो है पहले उस पर फोकस उसी को करो। फोकस इन्वायरमेंट करते हैं। इंजीनियरिंग के 40 नंबर के सवाल थे, 40 नंबर का क्वेश्चन था, 2 सवाल थे 20-20 के, वो पूरा छूटा हुआ था। और आज देखता हूँ तो वो इतने इजी सवाल थे कि सर 21 नंबर से रुका था मेरा वो। और पीएचई में हो तुम है? तुम्हें पीएचई मिली थी पहले? आज सर वो 2016 की बात है सर। आज सर 2016 में? मेरा ये है कि सबसे अच्छा कोई सब्जेक्ट है तो इन्वायरमेंट। मैंने इतनी बार पढ़ा है, मैंने जब दोबारा पढ़ाई स्टार्ट की तो मैंने कहा सबसे पहले तो मैं इसी को करूंगा, अब उसके बाद जो करना है वो करेंगे। तो भाई ये नहीं करना किसी मतलब को, कोई पूरा टॉपिक छोड़ना सिलेबस नहीं है। कंप्लीट करके हाँ, जाए। मतलब भले कोई ही टॉपिक आधा छोड़ना अधूरा नहीं है। हो, कोई बिल्कुल टॉपिक बिल्कुल। छोड़ना नहीं। क्योंकि ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि ये टॉपिक हमारा स्ट्रांग है तो इसको तो मैं काफी अच्छी तरह पढ़ के जाऊंगा, पर जरूरी नहीं है कि एग्जाम में उस टॉपिक में से हल्के सवाल ही आए। अगर एग्जाम में उस टॉपिक में से अगर भारी सवाल फंस गए, भले ही कितनी अच्छी प्रिपरेशन क्यों नहीं हो हमारी, वो सवाल नहीं बनते हैं। उसी तरीके से अगर मैं कोई टॉपिक में सोचता हूँ कि यार मेरा टॉपिक बहुत वीक है, तो अगर एग्जाम में उसके हल्के सवाल आ जाते हैं तो वो भी बन जाते हैं हमसे, तो ये चीज वहां पर कंपनसेट हो जाती है। तो अगर हम कोई सा भी एग्जाम देने जाते हैं, हमारा फोकस ये होना चाहिए कि जो सिलेबस का कवरेज है वो हमारा पूरा होना चाहिए, मतलब कोई चीज छोड़ के नहीं जानी है। और इनफैक्ट वही जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं उनके ऊपर तो सवाल आते ही आते हैं। आते ही आते हैं। ये जो बड़े टॉपिक के लास्ट में छोटा सा टॉपिक लग जाता है, जैसे एफएम के लास्ट में ओसीएफ लगा देते हैं, स्टील में प्लास्टिक एनालिसिस लगा देते हैं, तो इनमें से तो सवाल पूछते पूछते हैं वो, तो इनको कभी हमें स्किप नहीं करके जाना चाहिए। सत्यम, आपके हिसाब से कौन सी मिस्टेक है जो बाकी लर्नर्स को अवॉइड करनी चाहिए? एक सर बहुत रियल प्रॉब्लम है और वो सबके साथ होती है, और एमपीपीएससी जो अभी पैटर्न बना है उसके हिसाब से तो बहुत रियल प्रॉब्लम वो ये है कि ये
3 आवर्स का पेपर है, 150 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन नॉन टेक के निकाल दे तो 100 टेक्निकल क्वेश्चन आने वाले हैं। तो एक्चुअली में क्या होता है कि ये समझ, ये तो सबको पता होगा जनरली कि ये क्वेश्चन लिखने मतलब इतने सॉल्वेबल नहीं आएंगे कि आपको कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करना पड़े, वो वैसे क्वेश्चन नहीं आने वाले। और इन लोग कैलकुलेटर भी अलाउड नहीं किया है हुआ इसमें। तो ओके। दिक्कत ये होती है कि वो कुछ कुछ बीच में ऐसे क्वेश्चन जानबूझ के डालते हैं जिसमें आपका टाइम वेस्ट हो, और वो कंफर्म रहते हैं, और वो बीच बीच में जरूर रहते हैं। और जब आप एक बार फ्लो में कर रहे होते हैं क्वेश्चन, तो हमें लगता है बन रहा, ये कैसे नहीं आ रही, तो इतना इजी था, ये मुझसे बनना चाहिए। तो उसे कैलकुलेशन करने में ही आपने इतना टाइम दे देते हैं कि आप उसकी जगह 4 क्वेश्चन कर लेते हैं, और लास्ट में बिल्कुल। आपके कुछ क्वेश्चन छूट जाएंगे, क्योंकि ये जल्दी करना है। तो पेपर स्पेसिफिक होना चाहिए हमें, कि टाइमिंग देखना चाहिए कि पहले कितना, इसके लिए और पहले मतलब कुछ मॉक अपनी लगा ईगो लेते नहीं तो लानी चाहिए ये वहां पे कि नहीं प्रॉब्लम ये आ सवाल जाती को तो सारी। बनाना ही है। हाँ तो कई सर, तो बार। ऐसे क्वेश्चंस को लास्ट के लिए रखना चाहिए कि हाँ ये बिल्कुल हमें बिल्कुल। इतना तो नॉलेज हो जाता है कि सब देख के समझ ले कि इस क्वेश्चन में टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। तो उस क्वेश्चन को लास्ट के लिए रख ले तो ज्यादा बेटर होगा। ये वो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट बताया सत्यम ने कि आपको वहां पे ध्यान रखना है कि कौन सा सवाल मुझे नहीं करना है, भले ही आता है और इस चीज को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। अब मुझे कंसेप्ट पता है, मुझे बस कैलकुलेशन करनी है। पर जब ऑब्जेक्टिव पेपर है, बाकी सवाल बचे हुए हैं मेरे पास, तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो मैं इस सवाल में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इसकी जगह मैं 4 सवाल और बना लूंगा। तो ये भी एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो बाकी लर्नर्स रिपीट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक प्रणव मिश्रा है, वो कमेंट कर रहे हैं आप लोगों की एज कितनी है, मतलब आप लोगों का फर्स्ट टाइम था कि आपने पहले भी इससे एग्जाम दिया हुआ है, ताकि वो अपना आइडिया लगा ले कि मेरा फर्स्ट टाइम में होगा या नहीं होगा। सर मेरी एज है 25 ईयर्स है एक्चुअली, मैं अभी सितंबर में 25 ईयर्स। तो प्रणव, सत्यम मेरी की एज 31 है 25 है। सर। आपकी? मेरी 31 है। रौनक की 31 है, सत्यम की 25 है। सत्यम मेरे से बस 1 साल बड़ा है, तो इनका फर्स्ट अटेम्प्ट ही था। हाँ। Yes. ठीक है प्रणव, चलो विल कंटिन्यू, आगे बढ़ते हैं। तो एक कॉमन, ये बार बार कमेंट कर रहा था बच्चा कि मेरे को एज जाननी है इनकी। तो आपका कहने का मतलब है फर्स्ट टाइम में भी क्लियर हो सकता है, ऐसी कोई बड़ा इशू नहीं है, और मोस्टली फर्स्ट टाइम में क्लियर होता है। मैंने जब एग्जाम दिया था, मैंने भी फर्स्ट टाइम में निकाला था। तो ऐसा कोई इशू नहीं होता, यू कैन क्रैक दी एनी ऑफ द एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली। इनफैक्ट मैक्सिमम लोगों का जो एग्जाम क्लियर होता है वो पहली बार में ही क्लियर हो जाता है। तो अगर हम आगे बढ़े, जैसे जो हमारे एग्जाम की जर्नी होती है वो काफी लंबी होती है। द जर्नी टू दी क्लियर अ पर्टिकुलर एग्जाम इज कंपैरेटिवली ह्यूज। जैसे एग्जांपल अभी मैं बात ही कर रहा था आप लोगों से कि इसके बाद तो मेडिकल भी तो होना है। अभी तो मेंस का रिजल्ट आया, या इंटरव्यू का रिजल्ट आया, या फाइनल रिजल्ट आया, प्री का रिजल्ट आया, तो एक बहुत लंबा टाइम गैप होता है। तो इतने टाइम गैप के अंदर अपने आप को मोटिवेट करके रखना, क्योंकि बहुत सारे डिमोटिवेटिंग फैक्टर्स आते हैं बीच में, मतलब हम खुद ही डिमोटिवेट हो जाते हैं, यार कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा, यार इतना सारा सिलेबस बचा हुआ है, पास वाले को देखते यार उसने तो तैयारी बहुत अच्छी कर रखी है। तो क्योंकि टाइम बहुत लंबा है, अपने आप को आपने कैसे मोटिवेट करके रखा कि नहीं यार मेरे को तो एग्जाम की तैयारी करनी है और इसको निकालना ही है। सर, मैं बताना चाहूंगा, एक मेरे पास इसका एक सॉल्यूशन टाइप का था जो मैंने अपने लिए इस्तेमाल किया। मैंने मैंने कुछ अपने ऐसे दोस्त बना लिए थे, मेरा एक कोर ग्रुप हो गया था जो मुझे डिमोटिवेट होने ही नहीं देता था। मुझे हमेशा ये लगता था कि अभी ये भी हमारे साथ है, कोई दिक्कत नहीं, कोई कहीं जा नहीं रहा है एक्चुअली में। तो मेरे लिए तो मोटिवेशन फैक्टर थे सर, एक्चुअली मेरे दोस्त लोग ही थे। मैं जैसे डिमोटिवेट होता था तो उनसे फोन पे डिस्कस कर लेता था। आपके पास कुछ भी चीज बोलने के लिए होनी चाहिए, कोई लोग होना चाहिए जिनको आप बोल सके। अगर आप फैमिली में बोल सकते हो तो उससे अच्छा कुछ नहीं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो फैमिली में उतना ज्यादा खुल के नहीं बता सकते कि मुझसे ये नहीं हो पा रहा, ये कैसे बिल्कुल। करेगा। तो कुछ दोस्त होने चाहिए हमारे पास हमेशा, जिसको आप कुछ भी बता सके, तो वो आपको मोटिवेट, कभी वो डिमोटिवेट होते हैं तो आप मोटिवेट कर देते हैं कुछ। तो मतलब बीच बीच में हमारे को 2-3 दोस्तों का साथ रखना चाहिए, जो अगर हम रखना कभी चाहिए भी सर। डिमोटिवेट हो तो वो हमें उस फेज से बाहर निकाल पाए। बहुत ही अच्छा आपने सजेशन दिया कि आपके दोस्त ऐसे होने चाहिए जो आपको इस फेज से बाहर निकाल के आए। रौनक, आपका क्या फंडा होता था इसके अंदर? सर मेरा मोटिवेशन का एक ही जरिया था, जसपाल सर के वीडियो। अच्छा, तो मेरे मैंने क्या सर, वीडियो। काफी टाइम बाद फिर से शुरू किया था। कोविड के टाइम मैंने जब देखा कि अब समय मिल रहा है, अब तो घर से भी नहीं निकलना है, कुछ नहीं करना है, तो फिर मैंने वही काफी लोग इधर नेटफ्लिक्स, यूट्यूब पे अचानक से आपका वीडियो मिल गया था, टेड टॉक वाला, आपने अपनी जर्नी बताई थी, तो मेरे को लगा कुछ तो ऐसा मेरे साथ भी है इसमें। अचानक से चीजें इतनी खराब हो गई जो भी। फिर मैंने कहा दोस्त तो ठीक है, दोस्त तो सबके होते हैं, और
डिमोटिवेट नहीं करेंगे दोस्त, ऐसा हो नहीं सकता। मेरे तो हमेशा करते थे कि तू क्या कर रहा है, इतना टाइम वेस्ट कर रहा है, धंधा बिजनेस है, दुकान चलाओ, क्या परेशान हो चलो इसमें। सही बात है। तो मेरा सर यही था, मेरा टारगेट था, मोटिवेशन मेरे लिए। मैंने एक सेट किया था, नहीं मुझे बिल्कुल ये बिल्कुल। करना है, मतलब करना है, और कुछ ऑप्शन नहीं रखा था मैंने, मतलब बस अगर इस वजह आपका से। अगर आपका एम इतना हाई है कि आपको मतलब वो डिमोटिवेट होने दे नहीं लगा, कभी कभी आप होने नहीं डिमोटिवेट देता ही नहीं था। होगे। तो जी हमेशा वो ट्रैक पे रखेगा। मतलब जिनका टारगेट बहुत स्ट्रांग होता है वो तो मतलब टाइम बचाते हैं हर चीज के लिए। मतलब टाइम जी ढूंढते हैं कि कैसे मुझे टाइम मिले, मैं अपनी तैयारी कर पाऊँ। मतलब उनका अगर एक सेकंड भी वेस्ट होता है वो टेंशन हो जाती है, यार ये तो मेरा एक सेकंड वेस्ट हो गया, मुझे तो अपनी तैयारी करनी थी। तो अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हो उसका मतलब आपका जो एम है वो उतना स्ट्रांग ही नहीं है। क्योंकि अगर एम स्ट्रांग होगा वो दोबारा आपको अपने पढ़ाई के पाथ पे ले आएगा, आपको ले आता डिमोटिवेट है, होने देगा ही नहीं। बिल्कुल। ये बिल्कुल सही बात बोली। सो जैसा अगर काफी लर्नर्स बोलते हैं सर डिमोटिवेशन का है, सत्यम ने भी बहुत सही चीज बोली कि यार आपको अपने आसपास ऐसे लोग रखने चाहिए जो आपको उस फेज से बाहर लेके आए, और अपने आपके जो एम है उसको स्ट्रांग बनाना चाहिए ताकि आप डिमोटिवेट ही नहीं हो कभी। जी चलिए। सो इफ ही कैरी फॉरवर्ड और आगे लेके जाएं इस डिस्कशन को, क्योंकि मैं भी काफी टाइम बाद इंटरव्यू कर रहा हूँ तो मेरे को भी काफी मजा आ रहा है बातें करने के अंदर। जैसे हम अपनी प्रिपरेशन करते हैं, व्हेन वी डू अवर प्रिपरेशन, जैसे मैंने पीछे बोला भी कि यार टाइम बहुत लंबा है। इस प्रिपरेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या हम कोई टारगेट्स बनाते हैं? मतलब जैसे यार एक साल का टाइम है, अब एक साल का टाइम तो बहुत दूर का लगता है। फिर लगता है यार एक साल में कैसे प्रिपेयर कर पाऊंगा। तो इस एक साल के टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज करने के लिए क्या आप इसको ब्रेक करते थे छोटे छोटे टारगेट्स के अंदर? यार नहीं कि पहले मैं एक हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लूं, फिर एक हफ्ते में इसके PYQs लगा लूं। मतलब वो कैसे सॉर्ट आउट करते थे आप इन चीजों को? सर, ये जो है इस पे मैंने एक वीडियो देखा था। अब मुझे नाम वाली दिक्कत है, मुझे याद नहीं है। IRS हैं अभी वो सर, ES क्वालिफाइड सेकंड रैंक, उन्होंने अपना बताया था, उसी को मैंने फॉलो किया था। सब्जेक्ट को एक दिन में मैक्सिमम से मैक्सिमम सब्जेक्ट पढ़ो, भले ही एक एक घंटे पढ़ो। वो मेरे साथ, क्योंकि होता क्या था, जो आपने शुरू में बताया कि इन्वायरमेंटल खत्म हुई, सोम चालू किया तो इन्वायरमेंटल गई। कहीं। मैंने डे वाइज सारे बना लिए थे कि नहीं करना, दिन में 6 सब्जेक्ट करनी है, भले एक एक घंटे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। समय काफी था, बस ये था कि ब्रेक कर करके छोटे छोटे टारगेट बना के उसी को अचीव कर करके बस बार बार वही रिवाइज करते 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 करते। मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता ऐसा कि एक सब्जेक्ट शुरू करो और उसे खत्म करो फिर अगली शुरू करो। वो स्टार्टिंग में पढ़ने के लिए सही है एक बार, लेकिन रिवीजन करने के लिए वो सही नहीं है। सही नहीं है, बिल्कुल सही बात है। और क्योंकि पेपर तो सारा ही देना है ना अपन को, और सारा पेपर देना है, एक सब्जेक्ट को मैं लेके चलूंगा 1 महीने तक तो ऑब्वियस सी बात है जो ह्यूमन ब्रेन है वो वॉलेटाइल है, वो चीजों को समेट के रख नहीं पाते। और इनफैक्ट नहीं रख पाते। हम मतलब जिस जिस कैटेगरी में हम लोग आते हैं, वी आर मेच्योर कैंडिडेट्स। मतलब इंजीनियरिंग कर चुके होते हैं या थर्ड ईयर सेकंड ईयर में या फोर्थ ईयर में तैयारी कर रहे होते हैं, तो जी बाकी प्रेशर भी बहुत सारा आ चुका होता है उस समय। तो ऐसा नहीं कि हमारा फोकस जैसे IIT JEE में सिर्फ पढ़ाई पे होता था, घर वाले बोलते थे सिर्फ पढ़ाई करो, अब और भी प्रेशर होता है। तो इस प्रेशर को डील करने का बेसिक तरीका यही है कि आप रिवीजन करते रहो, छोटे छोटे टारगेट्स बनाते रहो, डेली सारे सब्जेक्ट या कुछ सब्जेक्ट को साथ में लेके चलो ताकि हर सब्जेक्ट फ्रेश रहे आपके लिए। यस। चलिए। अच्छा, ऐसे भी हुआ होगा आप लोगों के साथ कभी कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप प्रिपरेशन के ट्रैक से भटक गए हो? यार मैंने ये सोचा है पर ऐसा हो नहीं पा रहा। काफी लोग बनाते हैं ना टारगेट, यार मेरे को ये करना है, अब ये करना है पर हुआ नहीं। अब हुआ नहीं तो यार फिर दोबारा मैं कैसे मैनेज करूं उसे? क्योंकि हुआ नहीं तो एक कैटेगरी तो होती है लोगों की, यार हुआ नहीं तो मतलब मैं नहीं कर सकता, छोड़ देते हैं तैयारी। और एक कैटेगरी ऐसी होती है, यार हुआ नहीं तो अब मैं कैसे इंप्रूव करूं और दोबारा अपने ट्रैक पे आऊं। अब क्योंकि आप लोगों ने यार एग्जाम फोड़ा है इतनी अच्छी रैंक से, तो जरूर आपकी भी जो टारगेट होगी या जो विजन होगा उससे आप डेविएट हुए होंगे। वापस दोबारा ट्रैक पे कैसे आया? तो सिंपल सी बात है, अगर विजन डेविएट हुआ है, आपका कुछ टारगेट ऑफ हुआ है, तो पहले उस टारगेट को अचीव करिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट आप आगे बढ़िए। सिंपल सी बात है। मेरा ऐसा था कि जैसे गेट एक बार उतना अच्छा नहीं गया, पर मुझे पता था कि मैं कर सकता हूँ, बेटर कर सकता हूँ, तो मैंने उसको बेटर किया और फिर मैं यहाँ आया। तो मुझे कुछ चीज में कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी होता है सर, कि हाँ मैं ये वापस कर सकता हूँ। और अगर पढ़ाई की बात करें तो हाँ, जैसे मैंने सोचा कि मुझे आज रात तक ये करना है और नहीं कर पाया, तो मैं सोचूंगा अगले दिन उठ के कि मैं पहले ये कर लेता हूँ, फिर
शुरू से फिर रिवाइज करता हूँ, फिर टारगेट अपना कि हाँ फिर ऐसा कर लूंगा, फिर ये कर लूंगा। तो पहले तो उस चीज को खत्म कर दो, फिर नेक्स्ट चीज शुरू करो। बर्डन दिमाग में रखते तो सर बहुत प्रॉब्लम हो जाता कि अरे ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। अगर आप उसको छोड़ के आगे बढ़ गए तो वो पीछे का वो कभी नहीं हो पाता, मैंने देखा है। कभी भी मैंने बिल्कुल स्किप बिल्कुल। करके कुछ आगे बढ़ा, वो चीज बहुत टाइम के लिए पेंडिंग हो जाती है, और वो कई बार तो ऐसा लगता है कि वो फिर डाउट, हमेशा का डाउट रह जाता है अगर एक चीज को छोड़ के आगे बढ़ गए तो। मेरा ऐसा ऐसा। चलो, रौनक, एक लर्नर बार बार ये क्वेश्चन पुट अप कर रहा है कि यार इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे। वो ये सोच रहा है कि इससे भी वही पूछेंगे। तो एक दो सवाल बता दो यार इन्हें कि इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे। अब सर मैंने बताया था मेरे इंटरव्यू का सबसे पहला क्वेश्चन था भोजन मंत्र जानते हो। तो आप इंटरव्यू का क्या बताएं सर, ये क्वेश्चन सबके दिमाग में होता है पर ऐसा कुछ नहीं बिल्कुल। पता तो बता सकता कोई, क्या पूछेंगे। वो तो उन्होंने देखा सरस्वती विद्या मंदिर लिखा हुआ था, वो भी शायद कभी रहे होंगे, तो उन्होंने फिर भोजन मंत्र के बाद गायत्री मंत्र पूछा, तो गायत्री मंत्र आता था वो बता, फिर उसके बाद आगे इंटरव्यू चालू हुआ। फिर आगे की मतलब इंटरव्यू में कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो लोग क्वेश्चन लिख के आएंगे कि यार मैं मेरे को ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इंटरव्यूअर जो होता है वो आपको देख के, आपके डीएफ को देख के, आपकी पर्सनैलिटी को देख के सवाल पूछते हैं, और वो सवाल कहीं से भी आ सकता है। तो आपको प्रिपेयर रहना चाहिए इस चीज के लिए। और इसके ऊपर मेरा सेशन भी है एक पूरा कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। 2 दिनों बाद आई विल बी टेकिंग दैट सेशन। उसमें मैं पूरी जानकारी दूंगा आपको। सत्यम, एक सवाल आप भी बता दो उसे। वो बोल रहा है कि सर इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे, तो कुछ सवाल बता दो इन्हें भी। सर वही जैसा आपने बताया कि उनके पास क्वेश्चन तो रहते नहीं, वो आपका देखते हैं। जैसे मेरा इंडियन ऑयल में पाइपलाइन डिवीजन था, तो पहले वो पाइपलाइन के कुछ पूछते रहे जो उनने की एक्चुअली में जो पाइपलाइन का काम होता है वो होता है, वो पूछा। तो फिर अगर सब्जेक्ट स्पेसिफिक बताए तो उनने सीवरेज सिस्टम और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में थोड़ी थोड़ी चीज पूछी थी कि किसमें स्लोप ज्यादा रखते हैं, किसमें मोटर ड्रिवन होता है, किसमें ऑटोमेटिक स्लोप के थ्रू करते हैं, सेल्फ लीजनिंग वेलोसिटी क्या होती है, किसमें जरूरत होती है, कितनी होनी चाहिए। ऐसा कितनी होनी टाइप का चाहिए। पाइपलाइन से रिलेटेड क्या, डायमीटर कितना होना चाहिए, कैपिटल डी बाई डी रेशियो कितना होना चाहिए, वो सब पूछ रहे थे सर। यही था, मतलब मतलब पाइप से सारा जो रिलेटेड पूरा जो गया था। हमारा स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक टाइप क्वेश्चन होते हैं, बस वही वही चीज पूछी गई थी। वही पूछा था, हाँ वही वही था, वही था। ठीक है। मनीष, ईएससी के नोट्स आपके सफिशिएंट है गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। ये वो सर बस और कुछ मत करो। मोर देन ये एनफ है रौनक सर, ने उससे ज्यादा रौनक ने जरूरत दिया नहीं। हुआ है जीपीएससी का पेपर। रौनक, एक लर्नर पूछ रहा है कि मेरे पास ईएससी के नोट्स हैं, तो मैं जीपीएससी के लिए उसको डिफरेंशिएट कैसे करूं। जी, हमने जीपीएससी के चार पेपर पांच निकाले हैं, जिसमें एक का मेंस नहीं दिया था। गुजरात मैंने जितने पेपर दिए हैं, सारे निकले हैं। मुझे सारे ये नहीं निकाले हैं समझ में आता कि इतना तुमने। कम कट ऑफ क्यों जाता है वहां। मैं वहां का जरूर बताऊंगा सर, वहां के लिए एक ऑब्जेक्टिव की बुक है जो मैंने देखी, आरपी रेठिडिया कुछ ऐसा करके नाम है राइटर का, ऑब्जेक्टिव की आरपी बुक है, राठी। बहुत अच्छी है। वो वहां के लोग जानते होंगे, वहीं का पब्लिकेशन था, मेरे को पीडीएफ मिला था। उसको अच्छा। मैंने पूरा डायरेक्ट सवाल आते हैं सर उससे। चलो, और आई ट्राई टू फाइंड कौन सी है। मैं रौनक से एक बार वापस मैं ट्रैक कर करके बताऊंगा, और मैं अपने ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा। तो अकॉर्डिंग टू रौनक उस किताब में से डायरेक्ट सवाल आते हैं, तो आपके लिए हेल्प भी मिल जाएगी। बाकी अगर नोट्स की बात करें, ईएससी के नोट्स आप फॉलो कर सकते हो गुजरात के लिए, पीएससी कोई के बड़ा इशू। नोट्स है ना। अच्छा रौनक, आप एमपी कोई बिलोंग करते हैं, एक लर्नर पूछ रहा है। मध्य प्रदेश में बिलोंग करते हैं आप। ये सर एमपी सीधी से हूँ मैं, सीधी अच्छा, डिस्ट्रिक्ट से। सीधी से ही है रौनक। तो लर्नर का नाम भी रौनक ही है। वो सीधी से ही है रौनक। चलिए, आगे बढ़ते हैं। विल कंटिन्यू फॉरवर्ड। आप लर्नर्स को ये बताना चाहेंगे कि जो भी हमारी तैयारी है उसमें से कौन कौन से सब्जेक्ट्स या कौन कौन से टॉपिक के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाए, मतलब किसमें से सवाल आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। सर सिंपल सी चीज है जो, मतलब एमपीपीएससी ने, जो मैंने 2020 का एग्जाम देखा था और 2021 का भी देखा था, उन्हें शायद डिस्टिंग्विश ज्यादा नहीं किया कि आपका कोई सॉइल मैकेनिक्स है तो उससे ज्यादा सवाल देंगे, और कोई छोटा सब्जेक्ट है मतलब ओसीएफ है तो उससे थोड़ी कम, मतलब रिलेटेबल उतना ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं था, हर सब्जेक्ट से इक्वल देने की कोशिश की गई थी। सर मैं ये बोलूंगा कोई इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं था मैं कि एक के भर तो दिए हो पूरा सवाल और एक के बहुत कम हो। मैंने सारे दोनों पेपर देखे थे, एकदम एग्जैक्ट इक्वल क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो रेलवे इंजीनियरिंग जैसा छोटा हो, चाहे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग जैसा बड़ा सब्जेक्ट हो, लेकिन 10-10 क्वेश्चन ही आए हैं। 10 सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट से इक्वल आया है, तो कोई इसमें वो नहीं है। जो सब्जेक्ट लिखेंगे, एक तो वैसे ही सब्जेक्ट कम है, सर्वे है नहीं, बिल्डिंग मटेरियल है नहीं, तो ज्यादा लोड इसमें है नहीं। एयरपोर्ट से है थोड़ा शायद, एयरपोर्ट है, टनल नहीं है इसमें, तो काफी अच्छा। चीजें कम है एमपी में। जीपीएससी का सिलेबस बहुत वास्ट है, वहां तो इवन स्ट्रक्चरल डायनेमिक्स,
और अर्थक्वेक अलग से आते हैं, तो उसके क्वेश्चन कंफर्म है कि आने। तो एमपी का सिलेबस बहुत कम है इन सबसे। अच्छा, व्हाट अबाउट नॉन टेक? मतलब टेक्निकल तो हम लोग कर ही लेते हैं, हम लोग हैं गाइड करने के लिए, टेक्निकल के लिए सारा सोर्स मिल जाता है, मटेरियल मिल जाता है। आपने बताया था कि यार नॉन टेक के लिए आपको गाइडेंस मिल गई थी सत्यम, तो वो नॉन टेक का भी काफी क्वेश्चन पुट कर रहे हैं यार, नॉन टेक की हम तैयारी कैसे करें इस एग्जाम में? सर अगर नॉन टेक आप स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिकली अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर आप मतलब अगर आपको कर पाते हैं, तो मेरे हिसाब से एक ट्यूटर होना चाहिए सर आपके पास, जो आपको गाइड कर सके स्टार्टिंग में कि आपको कैसे स्टार्ट करना है। क्योंकि अगर वो आपके मन में एक कहानी बना के सुना देना कि एमपीजी के क्या है, तो वो आप भूलते नहीं है। नहीं तो आप अगर बुक से एक बार पढ़ना स्टार्ट करेंगे और आपको पता नहीं है ना कैसे बस पढ़ना बस। है, तो वो भूल जाएंगे सर बहुत जल्दी। मतलब टेक्निकल से बहुत स्पीड से भूलते हैं। आपको वैल्यूज याद करनी पड़ती हैं, जगह का नाम याद करना पड़ता है, और अगर आप घूमे हुए बिल्कुल नहीं, आप पढ़ाई में लगे हुए हैं, तो बिल्कुल और मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपको मतलब वो चीज कहानी बना के सुना दी गई ना, मतलब टीचर्स लोग मैंने देखा बहुत इनोवेटिव तरीके से पढ़ाते, जो चीज एक्चुअली में याद रह जाती। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि पढ़ाए गए थे और डायरेक्ट उसी दिन याद, वो क्वेश्चन आ गया तो याद आ गया कि अरे वाह, ये ऐसे बताया गया था तो हो गया। तो मेरे लिए तो बहुत सिंपल था कि पहले स्टार्टिंग टीचर ने की थी, फिर उसके बाद अ, अपना रिवीजन करते रहो, बस खत्म हो अच्छा, जाएगा। एक एक डाउट ये भी आ रहा है, आप लोगों ने इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग कहाँ से प्रिपेयर करी थी? ये अब ये मस्ती कर रहा है लर्नर, ये सर पूछ के रहा है कि सामने आप बैठ के सवाल कोई पूछेगा। वो जानबूझ करके पूछ रहा है वो, आप लोगों ने इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग कहाँ से पढ़ी सर थी? नॉन टेक के लिए जैसा आप पूछ रहे थे उसके बारे में मैं बताऊंगा। जैसा मैंने कहा था, सबके लर्निंग का तरीका अलग अलग होता है। सत्यम जी ने बताया कि उन्होंने दूसरों से पढ़ा। मेरा हमेशा से किताबें मेरी काफी अच्छी दोस्त रही। मैं कॉलेज में 10% से ज्यादा नहीं गया। मैंने सिर्फ पढ़ के ही किया जो किया। पूरा नॉन टेक मैंने सिर्फ बुक से पढ़ा है। 2 किताबें थी, 4 बार 5 बार के पढ़ नाम डाली। बताएंगे, बुक्स के नाम बताएंगे बच्चों को? जी सर, मैं बता दूंगा अभी। हम्म। तो क्या, एक महेश्वरी जी हैं, कोई उनकी बुक आती है, और एक परीक्षा धाम की बुक थी, ऑब्जेक्टिव की। बस ये 2 किताबें थी। ये था एमपीजीके के लिए। फिर उसके बाद काफी पीडीएफ्स रहते हैं टेलीग्राम के ग्रुप पे, जो जिससे आईसीटी हो गया, आईसीटी का सवाल था। और करंट अफेयर के लिए तो आपको डेली कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इतना ही था। इसलिए मेन सर मेरा हमेशा जीएस से ही नुकसान हुआ। सिविल में तो एक लिमिट सेट थी, उससे ना तो ऊपर जा पा रहे थे, ना तो उससे कम आ रहे थे। तो इसलिए लगा कि अब जीएस में ही करते हैं। तो जीएस चलिए, में ही बढ़ा स्कोर, तो उसमें कुछ हुआ। ठीक है। तो अब आगे आप लोगों का क्या मतलब विजन है? मतलब अब इसी जॉब को सिक्योर करना है, इसी में काम करना है, आगे अभी और भी एम है? जैसे इन्होंने आईओसीएल में काम किया, फिर इन्होंने एमटेक भी करी, अब एमपीपीएससी में भी निकाल ली सीट इन्होंने, अब आगे कुछ और इच्छा है कि यहीं पे रुकना है? सर अभी तो सोचा नहीं है एक्चुअली मैं, अभी तो नहीं है दिमाग में। अभी एक बार ज्वाइन करने के बाद देखते हैं सर कि कैसी फीलिंग आ रही है, उसके बाद कुछ सोचेंगे। अभी तो नहीं सोचा है मतलब अभी फ्रेंकली। कुछ नहीं है आपके माइंड में? और रौनक, आपका तो ड्रीम मेरे मैं ख्याल से यही था। सोच रहा हूँ सर कि शुरू करूंगा सिविल सर्विसेज। सिविल क्योंकि सर्विसेज वो की? अलग जॉब है सर। अब मीटिंग्स में बिल्कुल। जाते हैं तो कोई वैल्यू नहीं है इंजीनियर्स की, वो पता है। कलेक्ट्रेट नहीं, वो तो मीटिंग में बिल्कुल जाते सही। हैं तो इंजीनियर्स कुछ नहीं है। नहीं, अब तो एक बेस भी बन गया आपका, प्रेजेंटली आप हाँ सर, जॉब कर वही ही रहे चीज हैं, था और तो कि एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि नहीं, हम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, अच्छी रैंक ला सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, और एक बार जब पेपर निकल जाता है तो समझ में आ जाता है कि किस तरीके से तैयारी की जाए। एक क्योंकि बार सारा कोशिश गेम, करेंगे जरूर नहीं सिविल बिल्कुल सर्विसेज का। बिल्कुल, विश यू ऑल दी बेस्ट कि अब उसमें भी आप बढ़िया सी रैंक लेके आओ आने वाले कुछ सालों के अंदर। थैंक यू सर। सो विल ट्राई टू कंक्लूड नाउ, कंक्लूड करना चाहेंगे। रौनक, लास्ट आप क्या टिप देना चाहोगे लर्नर्स के लिए? लर्नर्स के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है, एक टारगेट, एक टीचर, कम किताबें, रीड रिवाइज प्रैक्टिस, इसके अलावा कुछ नहीं है। सबसे मेन मिस्टेक्स होती हैं बंडल भर किताबें, यूट्यूब पे 10 चैनल सेलेक्ट कर लिए, फिर वहां की भी टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, यहाँ की भी दे रहे हैं। अननेसेसरी, कोई मतलब नहीं। फालतू बिल्कुल में दिमाग बिल्कुल। में लोड होता है और कुछ नहीं। टाइम ब्रेक कीजिए आप वीक का और रिवाइज करिए। बिल्कुल सही बात बोली आपने। सत्यम, आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे या टिप देना चाहेंगे लर्नर्स को? जी सर बिल्कुल सही बोला कि आप जितने नोट्स जितने कम रखें, मतलब जितने वास्ट आप जाएंगे उतना फंसते जाएंगे। सिविल में वैसे इतना बड़ा सब्जेक्ट, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो आप जितना कन्फाइंड रखेंगे तो उतना ज्यादा बेटर होगा। और आपके मन में कोई भी एग्जाम दो तो
उसको स्टडी करते आना चाहिए कि हमें कौन सा एग्जाम देना, उस हिसाब से प्रिपरेशन करें, और आप मेंटली कॉन्फिडेंस रखिए कि हाँ मेरा हो जाएगा, ऐसा दिमाग में होना चाहिए। तो ये 3 चीज बोलना चाहूँ। चलिए, सो इट वाज अ ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू यू पीपल। मतलब मेरे को भी काफी अच्छा लगा पर्सनली इतने टाइम बाद लर्नर से बात करके या मिलके, क्योंकि पिछले 2 सालों से ऐसा ही मतलब माहौल बना हुआ था, नहीं सर तैयारी करते जा रहे हैं, पेपर देते जा रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो अब जॉब्स भी काफी आ रही है, काफी नोटिफिकेशंस भी निकले अभी, और अब इस महीने रिजल्ट भी आना चालू हो गए लर्नर्स के। तो एक एक माहौल सा बन जाता है कि नहीं यार, हाँ अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट भी आ रहा है। सो आई होप आप लोगों ने जो अपनी प्रिपरेशन करी उसका रिजल्ट आपको मिला। एंड जो बाकी लर्नर्स इस सेशन को देख रहे हैं, इनकी जर्नी से कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिला होगा। और ट्राई कीजिएगा कि आप उसको अपनी प्रिपरेशन में इनकलकेट कर पाए, सो दैट यू ऑल्सो कम आउट विद ब्राइट कलर्स। सो थैंक यू एवरीवन, आई टेक योर लीव। रौनक, सत्यम, मिला तो हुआ तो फिर हम वापस नेक्स्ट जब आपका सिलेक्शन होगा किसी और एग्जाम में वापस से मिलेंगे। जी। थैंक यू, चलिए, थैंक यू। चलिए, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू।